आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। इस खास प्रोग्राम में आपको आपकी आमदनी, रोज़मर्रा के खर्च, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों की पूरी जानकारी जाने माने एक्सपर्ट्स की जुबानी मुहैया करवाई जाती है। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे इन्वेस्ट करने वालों के लिए ज़रूरी जानकारियों की और जानने की कोशिश करेंगे कि एक इन्वेस्टर को किन किन ज़रूरी बातों को याद रखना चाहिए। आज का ये प्रोग्राम हम सब के लिए बेहद ख़ास है, इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी मनोज पांडे जी। आप मिनिस्ट्री की एक खास अथॉरिटी IPFA के CEO भी हैं। और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं इन्वेस्टमेंट गुरु श्री धीरेन्द्र कुमार जी और इनके साथ जाने माने टैक्स गुरु डॉक्टर शरद कोहली। मैं आप तीनों का अपने स्टूडियो में खैर मकदम करता हूं। सर, आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं और उसकी एक अथॉरिटी है IPEFA के CEO भी हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी IPEFA के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके पहले मैं एक पृष्ठभूमि देना चाहूँगा। जी। कंपनीज एक्ट 1956 में एक प्रावधान था। उस प्रावधान के तहत इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का गठन तो हुआ, लेकिन वो केवल अवेयरनेस के लिए था। जी। डिविडेंड अगर अनक्लेम्ड रह गए, अगर शेयर्स अनक्लेम्ड हैं, वो क्लेमेंट्स को लौटाया नहीं जाता था। जी। 2013 कंपनीज एक्ट के तहत एक प्रावधान किया गया कि अब हम क्लेमेंट्स को, राइटफुल क्लेमेंट्स को, उनके अनक्लेम्ड डिविडेंड्स लौटाएंगे। जी। और उसके साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम मैसिव तरीके से लोगों को एजुकेट करें, अवेयर करें और उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन और लिटरेसी प्रोग्राम के तहत लाएं। सो एक दो ऑब्जेक्टिव आप मान लें इसका। एक तो क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि हमें इन्वेस्टर्स जिन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया था बट किसी कारण से वो डिविडेंड क्लेम नहीं कर पाए, शेयर्स नहीं क्लेम कर पाए और अब वो क्लेम करना चाहते हैं, कंपनीज एक्ट के प्रावधान के तहत 7 साल के बाद जी अगर कोई डिविडेंड क्लेम नहीं हो पाया सो वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के पास कंपनीज को जमा कर देना। अच्छा, वो एक सिंगल विंडो में चला जाएगा? जी हाँ। जी। उसके अंडरलाइंग जो शेयर्स हैं जी वो भी IPFA में चले आएंगे अगर कंटिन्यूअसली आपने डिविडेंड नहीं लौटाया है और क्लेम नहीं किया है 7 साल तक। जी। अब जो क्लेमेंट्स हैं वो हमारे पास आ सकते हैं और वो क्लेमेंट्स डिविडेंड या डिपॉजिट्स भी जी और उसके अंडरलाइंग जो शेयर्स हैं जी वो क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ साथ भारतवर्ष में चूंकि एक बड़ी जनसंख्या है जी तो एक मैंडेट जो दिया गया है कि हम इन्वेस्टर को जागरूक करें, जी हाँ, एडुकेट करें, जी अवेयर करें और उनको प्रोटेक्ट करें। 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जी एडुकेशन, अवेयरनेस और प्रोटेक्शन। जी प्रोटेक्ट कैसे करें उनको, तो हम बताएं कि जो स्कीम्स हैं जैसे पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, जी लुभावने स्कीम्स जो कहती हैं कि बहुत ज़्यादा रिटर्न हम देंगे अगर आप मेरे पास पैसे लगाएं, जी उससे बचें। जी आगाह करना लोगों को। दूसरी बात है कि बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जी मार्केट में जी जो दूर दराज के लोग जो गांव में हैं, छोटे छोटे शहरों में हैं, इवन जो एजुकेटेड लोग हैं, जी उन्हें उन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है। जी हम उसके बारे में जानकारी दें कि जो सेविंग्स हैं आपके पास उसको इन्वेस्ट करें राइट प्रोडक्ट्स में। जी फिर अवेयरनेस की बात है। अवेयरनेस और एजुकेशन करीब करीब मिला जुला ही एक है कि हम अवेयर करें कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है आपके लिए, इन्वेस्टमेंट करने से इकॉनमी को क्या फ़ायदा होगा। जब अगर सेविंग्स को हम इन्वेस्टमेंट में लगाएं तो वो कहीं ना कहीं इकॉनमी में वो साइकिल में वो आएगा और जब आएगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पूरे देश की उन्नति में भी वो लाभदायक है। सो ये 2 ऑब्जेक्टिव आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी का है। 99 में जब कंपनीज एक्ट को अमेंड किया गया और 2001 में रूल्स बनाए गए इसके, उस समय लौटाने का प्रावधान नहीं था, एजुकेशन का था। अच्छा।
लेकिन 2013 में जी 2013 एक्ट में अमेंडमेंट के बाद जी क्लेम सेटलमेंट का भी प्रोसेस आया। अच्छा। और 2016 में रूल्स जब बने जी तो अथॉरिटी का गठन सितंबर में हुआ, सितंबर 2016 में। जी इस अथॉरिटी में चेयरमैन सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, जी एक सीईओ होते हैं, 2 एक्सपर्ट आरबीआई और सेबी के हैं, जी और 4 हमारे जाने माने लोग आ सकते हैं। जी ये अथॉरिटी का एक स्वरूप है। और अथॉरिटी का काम जो मैंने कहा कि 2 ऑब्जेक्टिव से हो रहा है। खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने इस 2-3 सालों में, जी और चूंकि 16 सितंबर में इसका गठन हुआ तो काम शुरू हुआ 17-18 फाइनेंशियल ईयर से, मैसिव तरीके से जी अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से। जी जी बुकलेट्स निकाली, ब्रोशर निकाले, जी और लोगों के क्लेम सेटलमेंट शुरू हुए। जी आप सोच सकते हैं कि कुछ लोगों, कुछ ज़रूरतमंद लोग जी जिनके शेयर्स, जिनके जी पिता ने शेयर्स खरीदे होंगे, जी जी अब उनके बच्चों को पता नहीं था कि मेरे जी। पिता ने शेयर्स खरीदे हैं। उन्हें पता लगा बाद में। जी उन्होंने अप्रोच किया हमें, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी को, फॉर्म भरने के माध्यम से, जी। और जब पैसे लौटाए गए उनको, जी तो आप समझे कि वो इन वक्त पे कहीं वो मैरिज, कहीं वो बच्चों के एजुकेशन के पर्पसेस के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट का अभियान है। जी तो एक तरह से उनका खोया हुआ पैसा उनकी जेब में वापस पहुंचाने की एक मुहिम है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। धीरेन्द्र जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो बेहद ज़रूरी है, तो उसकी एडवोकेसी और लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? अभी जो एडवोकेसी और अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है वो नॉर्मली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स ही करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी आके आपको बताती हैं जी कि इंश्योरेंस का फ़ायदा क्या है, लेकिन उसके बजाय वहाँ पे पूरा फोकस होता है कि लुभाया कैसे जाए, जी और काफ़ी हद तक वहाँ पे क्लैरिटी नहीं होता है। आपके लिए एक इमोशनल ट्रैपिंग होता है, आपको बताया जाता है कि क्या है। तो मुझे लगता है कि एक इंडिपेंडेंट अवेयरनेस कैंपेन बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी का काम मैं 20-25-30 साल से कर रहा हूँ। वैल्यू रिसर्च की स्थापना के साथ ही उसकी शुरुआत में एक इंडिपेंडेंट रिसर्च कंपनी चलाता हूँ। फाइनेंशियल लिटरेसी का बेसिक फोकस ये होना चाहिए कि क्या क्या नहीं करना है, इसके बजाय कि क्या क्या करना है, क्योंकि करना तो बहुत कम है। सबसे पहले ये जो बेसिक पॉजिटिव अवेयरनेस ये है कि आपका बचत काफ़ी नहीं है। बचत अगर आप निवेश नहीं करेंगे तो आपके गोल्स पूरे नहीं होंगे। अप्रोप्रिएट गोल के लिए किस तरह से आपको निवेश करना है, आपको अगर इस पैसे की ज़रूरत 6 महीने में है तो वो कहाँ लगाना चाहिए, अगर ये पैसे की ज़रूरत आपके बुढ़ापे के लिए है जो 20 साल के लिए, तो वो कहाँ लगाना चाहिए। उसके लगाने के भी 4-5 सही ज़रिए हैं, वो 4-5 तरीके से आप लगा सकते हैं। एनपीएस आपके लिए एक विकल्प है, शेयर्स में पैसा लगाना आपके लिए विकल्प है, इक्विटी फंड्स में पैसा लगाना विकल्प है, लेकिन किस तरीके से आप लगाते हैं। और वहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे देश का जो अवेयरनेस है वो नेगेटिव है। हर एक लोग केवल गलतियाँ करते हैं जानकारी की कमी की वजह से, और जो कि पिछले 20-25 साल में ये हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सीजनल तरीके से इक्विटी बेचा जाता है, जब बाज़ार चल पड़ता है तब लोग निवेश करते हैं। उसको निवेश समझते ही नहीं है, उसको कोई स्पेकुलेटिव चीज़ समझा जाता है, जुआ खेलने का एक तरीका समझा जाता है। उससे उनका एक्सपीरियंस बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है। जब लगाने का वक्त होता है तब लोग नहीं लगाते हैं, जब नहीं लगाना चाहिए तब ज़रूर लगाते हैं। सबसे घटिया वाला कंपनी का चुनाव करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्शन हो रहा होता है जी। और जब उसके बाद एक बार जब उनका हाथ जल जाता है तब वो दोबारा कभी नहीं आते। तो एक बहुत बड़े फ़ायदे से वो ज़िंदगी भर के लिए वंचित रह जाते हैं जी। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो अवेयरनेस है कि आपको क्या करना है और क्या क्या कभी नहीं करना है। इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा निवेश का विकल्प बन गया है, और जो कि मुझे लगता है कि वो एक दूसरे नज़रिए से देखना चाहिए। पर ये इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव अवेयरनेस है, अगर आपको आपका खोया हुआ पैसा मिल जाए, ये एक बहुत बड़ा कुआं था जिसमें पानी इकट्ठा हो रहा था, केवल रस्सी और बाल्टी नहीं था। तो जो कि इस 2013 के प्रावधान से आया है कि आप पानी निकाल नहीं सकते हैं। आप जान लीजिए कि यहाँ पे आपके पिताजी का, दादाजी का पैसा है पड़ा हुआ, तो उसका इंतज़ाम कर दिया गया है।
अब मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ये पहला कदम है और इसका अगला कदम ये होना चाहिए कि आप ढूंढ पाएँ कि आपके दादाजी और पिताजी का पैसा सचमुच है। इनके वेबसाइट पे जाके अगर मैं सर्च करूं कि मेरे दादाजी का पैसा आपके पास है, क्योंकि ये मुझे कैसे पता चलेगा अगर वो नहीं है तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है, ये एक बहुत बड़ा कदम है, ये एक स्ट्रक्चर बन गया है और यहाँ से हम देखते हैं कि तो माना जाए कि IPEFA जो है वो एक फाइनेंशियल लिटरेसी का एक कैटलिस्ट एजेंट हो गया। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट एजेंट होगा और ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि उसको कुछ बेचना नहीं है। जी अच्छा, मैं शरद कोहली जी से पूछता हूँ, फाइनेंशियल लिटरेसी को एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पैरामीटर माना जाता है, आप इससे कितने सहमत हैं और आपका इस पर क्या रिएक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। जो हम अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन की हम बात करें, अगर फाइनेंशियल लिटरेसी से भी जो पहले आता है कि पहले आप जो देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है और हमने जो मौजूदा सरकार है उसने जो जन धन योजना इसी मंशा से लाई गई कि उससे लोग जो हैं, जो लोग आज तक बैंकों से जुड़े हुए नहीं थे, जिनको बैंक में अकाउंट खोलने का पता ही नहीं था कि बैंक में अकाउंट खुलता है तो उसके क्या लाभ होते हैं ये नहीं मालूम था, आज उनके बैंक में 30 से 35 करोड़ अकाउंट वो खुल चुके हैं। और मुझे लगता है यहीं से जो मनोज जी ने बात कही, इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी की बात कही है, क्योंकि जब आप एक तो इनका जो रोल है वो बहुत बड़ा, जो खोए हुए पैसे की जिसकी हम बात कर रहे थे, बल्कि खोए पैसे से मुझे याद आया कि किसी के शेयर्स 1990 के पड़े हुए थे और वो कोई, मैं कंपनी का नाम नहीं लेता, और अब वो करीब 600-700 करोड़ के हो गए थे और उनको उन फैमिली को मालूम नहीं था। और अब उनको जब पता लगा कि ये शेयर्स हमारे इतने के हैं तो उनकी तो जैसे लॉटरी लग जाती है और ज़िंदगी बदल गई एकदम से। तो एक तो ये खोए पैसे को ढूंढने का है। दूसरा जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक मुहिम जो शुरू करी है, जो मैं अभी मनोज जी से थोड़ी देर पहले बात भी कर रहा था, कि जो अवेयरनेस की, फाइनेंशियल लिटरेसी की गाँव में जाके, डिस्ट्रिक्ट में जाके, हम शहरों की अगर बात करें, हालांकि शहरों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज निवेश की पूरी समझ नहीं। हालांकि शहर में पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने बहुत एडवांस डिग्रियां ले रखी हैं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से हैं, परंतु वो निवेश के बारे में उनको जानकारी नहीं है। वो कहीं सुनी बात पे चलते हैं, भाई तुमने कहाँ लगाया, हमने यहाँ लगाया, चलो हम भी लगा देते हैं। उसके पीछे रिसर्च नहीं है, उसके पीछे पूरी अवेयरनेस नहीं है, उसके पीछे पूरी ये जानकारी नहीं है कि इसमें कितना रिस्क है या इसमें मेरा क्या रिटर्न आएगा। आंख बंद करके भेड़ चाल जिसको कहते हैं। और जैसे ही हम ज़्यादा भारत, हमारा 60 से 70% आबादी हमारी गांव में बसती है। हम अगर गांव की तरफ चले तो हम बात कर रहे हैं करीब 80 करोड़ लोगों की। तो क्या वो 80 करोड़ लोग निवेश का अर्थ भी जानते हैं? उसका उत्तर है कि ज़्यादातर लोग निवेश का अर्थ भी नहीं जानते। गांव में निवेश का अर्थ होता है आपका जो गांव का साहूकार है, आप वहां जाके उसको पैसे दे दें, वो जो आपको दे, पैसे डूब गए, मिल गए, आप अपना जेवर गिरवी रख दे, वगैरह वगैरह, जो गांव का प्रचलन है। मैं समझता हूं वहां पर IEPFA का बहुत बड़ा योगदान देखा जा रहा है कि बहुत ही थोड़े समय में। मनोज जी, मैं आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि हम 30 साल से मैं निवेशकों से जुड़ा हुआ हूं और छोटे शहरों में भी जुड़ा हुआ हूं, कुछ गांव में भी मुझे अवसर मिला जाने का। वहां पर जो मुझे लेवल ऑफ नॉलेज मिली, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है आप एक जैसे स्वर्ग से उतरी अप्सरा होती हैं जो आके एकदम से एक फेरी आती है और सब कुछ बदल देती है। मुझे लग रहा है वो रोल IPFA प्ले कर रहा है। और जाके गांव, और बहुत मुश्किल है क्योंकि जहां पर बेसिक लिटरेसी नहीं है, जहां पर अभी पूरी साक्षरता नहीं है, वहां जाकर लोगों को बताना कि निवेश आप कहां करिए, ये आपके लिए करना चाहिए, और जैसा कि अभी धीरेन्द्र जी ने कहा कि ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा एक काम है। सोचिए, जिस व्यक्ति को दस्तखत करना भी नहीं आता है, उसको अगर आप ये समझा देते हैं कि आपको अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को कहां निवेश करना है, मैं समझता हूं आप उसके लिए भगवान से बढ़कर नहीं है, क्योंकि उसी पैसे के सहारे उसका सारा जीवन कटने वाला है, उसका परिवार उस पर निर्भर है, जिसको वो जीवन भर की कमाई बोलते हैं। बहुत ही प्रशंसनीय काम है। और मैं समझता हूं कि अगर 2013 कंपनीज एक्ट में, मैं कंपनीज एक्ट से भी जुड़ा हुआ हूं और मैं उस पर एज एन एक्सपर्ट बोलता भी हूं, मुझे लग रहा है अगर सबसे अच्छा कोई अगर एक 2013 कंपनीज एक्ट में आया है तो उसका जन्म IPFA के जरिए हुआ है। और हम ये शुभकामना देंगे इनको, और हम ये इच्छा भी करेंगे कि इसकी रीच दिन ब दिन बढ़े। जो मैं समझता हूं ये अथॉरिटी आगे आगे जाएगी तो देश में इस समय जो सेविंग्स का, किसी भी अर्थव्यवस्था में सेविंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और बिना सेविंग्स के कोई भी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। इनफैक्ट आज अर्थव्यवस्था की, हम किसी भी दुनिया की अर्थव्यवस्था की हम परिस्थितियां देखें तो वो अगर विकसित अर्थव्यवस्था बनी है
तो वो केवल और केवल सेविंग्स के आधार पर बनी है, अच्छी इन्वेस्टमेंट के आधार पर बनी है, चाहे वो माइक्रो लेवल पे हो चाहे वो मैक्रो लेवल पे हो। तो मैं समझता हूं मनोज जी, आपके जो दोनों ध्येय हैं, पहला ध्येय आपने बताया कि खोए हुए पैसे को, खोए हुए शेयर्स को वापस दिलवाना, मुझे ये दूसरा ध्येय जो है ये कुछ ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि मुझे इसमें खोए हुए व्यक्तियों से भी ज्यादा उन लोगों का भविष्य दिखाई दे रहा है जो कल के देश का निर्माण करने वाले हैं। अब पांडे साहब, इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन, शायद मैं समझता हूं कि आम जन तक पहुंचने में, इस कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं उसी चीज़ को, इन दोनों एक्सपर्ट्स की चीज़ों को आगे बढ़ा के आपसे पूछता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने 2 इनिशिएटिव्स लिए, एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और दूसरा डिजिटल इंडिया। तो IEPA, इन दोनों के बीच में जो एक कनेक्टर की भूमिका है, उस पर आप थोड़ा सा अपना बताएं कि क्या हो सकता है या क्या कर रहे हैं। जैसा शरद जी ने कहा और धीरेन्द्र जी ने भी कहा, दोनों एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जाने माने एक्सपर्ट्स हैं अपने फील्ड के। तो पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं, जो पहल सरकार ने की है उसकी प्रशंसा जो शरद जी ने और धीरेन्द्र जी ने की है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री की जो सोच है और जो सरकार की सोच है कि कैसे हम इस इकॉनमी की साइज़ को बढ़ाएं, उस परिप्रेक्ष्य में 2-3 बातें बताना चाहता हूं आपको। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमने क्या किया है, पहले स्टेप्स क्या लिए हैं, और जैसा शरद जी ने कहा कि हम जन जन तक पहुंचने की क्या हमारी कोशिश है, कैसे पहुंचना चाह रहे हैं, उस पर भी मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। कुछ हमने बहुत सारी संस्थाओं के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। CSC गवर्नेंस का आपने नाम सुना होगा। सुना है, बिल्कुल सुना। आपने NYKS का नाम सुना होगा। जी हाँ। आपने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की रीच बहुत है, हर गांव तक है। हमारी कोशिश ये है, अभी तक हमारा MOU हो चुका है NYKS के साथ और CSC गवर्नेंस के साथ। करीब 450 डिस्ट्रिक्ट में हम पहुंच चुके हैं। वंडरफुल। और वहाँ के गांव में, घरों में जाकर हमारे CSC गवर्नेंस के वॉलंटियर्स ये बता रहे हैं कि पहले तो आप गलत स्कीम से बचें। जैसा धीरेन्द्र जी ने कहा, पहली कोशिश है कि आप पॉन्जी स्कीम से बचें। कहाँ नहीं करना है, कहाँ नहीं करना है। दूसरी बात, कहाँ करना है और कैसे करना है। हमारी स्टोरीज़ कुछ ऐसी हैं CSC गवर्नेंस की, जो हमारे पोर्टल पे भी है, हमारे वेबसाइट पे है। इनको कहा जाए तो बेहतर रहेगा। जी हाँ, जो सक्सेस स्टोरीज ऐसी हैं कि जहाँ महिलाएं, जहाँ छोटा मोटा रोजगार कर रही हैं, काम कर रही हैं, उनके बैंक अकाउंट्स खुलवाना, उनको बताना कि ये प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ आप इन्वेस्ट करो। वो खुशी के आंसू आप देखें कि उन्हें कुछ मिल गया, माध्यम मिला। और CSC गवर्नेंस के वॉलंटियर्स अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। हमारे अब नेहरू युवा केंद्र संगठन के लोग हैं, उनके साथ हमारे MOU हैं। वो वॉलंटियर्स, चूँकि यूथ के बीच में काफ़ी संपर्क है उनका, उसमें एक गजब की एनर्जी है। और वैसे भी हमारा इंडिया यंग इंडिया है। जी। तो वो हमारे अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ये जो जन अभियान हमने शुरू किया और मुहिम शुरू किया कि सब लोगों के तक पहुँचे और बताएं कि साहब क्या ना करें और क्या करें। जैसा धीरेन्द्र जी ने कहा, क्लेम सेटलमेंट के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से हमने कहा कि अब हम सारे क्लेम जो हैं ऑनलाइन सेटल करेंगे। बहुत खूब। सो हमारे यहाँ अगर एक फॉर्म है IPA 5 फॉर्म, अच्छा, निःशुल्क है। सो अगर आप क्लेमेंट हैं सो निःशुल्क फॉर्म आप भर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे वो फॉर्म है, आप उस फॉर्म को भरें। उसमें अपनी जो डिटेल्स दी हुई हैं उन डिटेल्स को आप दें। ये वेब फॉर्म है, वेब फॉर्म सिंपल है, आप भर दें। उसके बाद स्कैंड कॉपीज डॉक्यूमेंट्स के आप डाल दें उसमें, और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कंपनीज को भेज दें। कंपनीज ऑनलाइन वेरीफाई कर लेंगी उसका। ऑनलाइन वेरिफिकेशन होने के बाद आपके बैंक अकाउंट में जो डिविडेंड्स हैं, जो अमाउंट है, वो पहुंच जाएगा। और अगर शेयर्स हैं तो हमारे 2 अकाउंट्स हैं NSDL और CDSL के साथ। वहाँ वो पैसे हमारे अकाउंट्स में पड़े हैं, डीमैट अकाउंट्स में। अगर कोहली साहब, अगर आपके कुछ शेयर्स पड़े हों तो आपके डीमैट अकाउंट में क्लेम के बाद हमारे अकाउंट से वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये सारे ऑनलाइन है, शेयर चला जाएगा और डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। सो ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। आप
फिर मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मध्य हम लोगों ने ये अब ऑनलाइन सेटलमेंट का काम शुरू कर दिया। कहीं आप बैठे हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो दुनिया के किसी कोने से आप ये काम कर सकते हैं। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अच्छा सर, ये तो आपने बताया, बस एक इससे जुड़ा हुआ सवाल है, अगर कोई कंपनी डीलिस्ट हो गई है जी जी, तब क्या होगा? नहीं, अगर डीलिस्ट हो गई है, उसके पुराने शेयर्स हैं, अगर उन्होंने क्लेम किया है, सो हम उन इन्वेस्टर्स के थ्रू कंपनीज को अप्रोच करेंगे। अच्छा, और उनके शेयर्स अगर उनके जो अगर क्लेम करना चाहते हैं, सो उन कंपनीज को, चूंकि हमारे डीमैट अकाउंट्स में हैं, हम उस अकाउंट से उन अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे और उनके राइटफुल क्लेमेंट्स को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी डीमैट अकाउंट के जो अभी प्रावधान आए हैं, हमारे एक्सपर्ट्स भी यहाँ बैठे हैं, उससे तो अब जितने भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज भी हैं उनको भी कंपल्सरी अब डीमैट अकाउंट मेंटेन करने। ये पुराने जो शेयर्स हैं, हिस्टोरिकल जो लेगेसी है, वो शेयर्स हमारे पास जो है वो बड़ी तादाद में पड़े जी। अब कंपल्सरी चूंकि डीमैट करना होगा, तो मुझे लगता है कि ये समस्या भविष्य में तो अपने आप ही चली जाएगी, समाधान हो जाएगा, क्योंकि डीमैट अकाउंट से जुड़ा हुआ एक बैंक अकाउंट है और तो डिविडेंड अनक्लेम्ड रहेगा ही नहीं और शेयर्स का। लेकिन अब वहाँ पे भी अनक्लेम्ड बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, अनक्लेम्ड डीमैट अकाउंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो तो इस प्रावधान को मुझे लगता है कि एक्सटेंड करना पड़ेगा कि अगर आपका अंडरलाइंग डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट अगर आपका डॉर्मेंट है जी, तो शायद वहाँ से आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब चीज़ जा रहा है और लग रहा है कि सब चीज़ सुचारू है, लेकिन सब चीज़ शायद सुचारू ना हो। तो इसके लिए शायद मुझे लगता है कानून में थोड़ी बदलाव की जरूरत पड़ेगी और ये समय के साथ ये बदलाव ज़रूरी होगा, क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया ने काफ़ी जंप किया है, काफ़ी बड़ा जंप है। और हमने इसमें इन्वेस्टर्स को अगर सहूलियत दे रहे हैं, सो अपने आप में वो इन्वेस्टर्स ये एक बताता है कि सरकार अनवरत काम कर रही है जी। जैसा प्रधानमंत्री भी कहते हैं, ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग के लिए कि आप ईज ऑफ लिविंग को भी ये सहायक है उसमें। जो कंपनी डिलिस्ट हो चुकी है जी, या कोई कंपनी बंद हो चुकी है जी हाँ, तो ये चीज़ ज़रा बारीकी से समझने की बात है कि अगर आप जब किसी शेयर में पैसा लगाते हैं जी, तो आप उस कंपनी के मालिक होते हैं, भागीदार होते हैं, और उस कंपनी से जुड़ा हुआ सारा रिस्क आपसे जुड़ा हुआ है जी। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड आने से उस कंपनी को बंद होने से से नहीं बचाया जा सकता है। आपके पास वो शेयर्स होंगे, वो शेयर मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो शेयर वर्थलेस हो चुका है तो अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। गुड इन्वेस्टमेंट क्या है और बैड इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर इन्वेस्टमेंट गुड है तो क्यों, और बैड है तो क्यों? क्योंकि अभी हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं आई है लोगों को, जैसा कि डॉक्टर कोहली ने कहा कि पढ़ाई नहीं पता, तो फाइनेंशियल लिटरेसी तो दूसरा एक वो होगा जी। सबसे पहला स्टेप तो लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट क्या है और इलेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट क्या है, सभी सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट, अगर आप कोई पैसा अपने बैंक खाते से निकालते हैं और उसको भविष्य में किसी रिटर्न के लिए अगर आप कर रहे हैं निवेश, तो वो कहाँ जा रहा है, वो लेजिटिमेट है या नहीं है। और उसका ब्रॉडली अगर उसको आप कॉन्सेप्चुअली देखें जी, तो हर तरीके का निवेश केवल अंडरलाइंग दो तरीके का चीज़ होता है, या तो आप मालिक बन रहे हैं या आप किसी को उधार दे रहे हैं। चाहे आप भारत सरकार को उधार दे रहे हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम में पैसा लगा रहे हैं, पीपीएफ में पैसा लगा रहे हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस एमआईपी में लगा रहे हैं, आप उधार दे रहे हैं और वो सबसे सेफेस्ट उधार है। भारत सरकार आप उस पर डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, आपकी पूंजी और आपका ब्याज आपको समय पे मिलेगा। उसके नीचे आप बैंक पे आ जाइए तो ये एक अनसिक्योर्ड लोन है जिसमें 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट को इंश्योरेंस मिला हुआ है, लेकिन हमें भरोसा है कि हमारी बैंक डूबेंगी नहीं और आपका पैसा आपको मिल पाएगा। है तो आरबीआई का पुराना नियम, लेकिन अब जाके ज़्यादा पब्लिसाइज हो रहा है तो लोगों में एक डर भी है कि भाई 1 लाख रुपए और तक डरना का चाहिए इंश्योर्ड होगा और बाकी जिन लोगों के रिटायर्ड लोग हैं और लोग हैं, तो ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्चुअल चीज़ है कि आप या तो पैसा उधार दे रहे हैं या आप मालिक बन रहे हैं। मालिक बनने का 2-3 तरीका है, या तो एक अपना कारोबार शुरू कीजिए, अगर आप एक दुकान खोलते हैं आप मालिक बनते हैं, स्टार्टअप पे आइए, सारा नुकसान और सारा फायदा आपका होगा जी। दूसरा, आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। तीसरा, किसी इक्विटी फंड में पैसा लगाते हैं जहाँ पे आप किसी को आप अपॉइंट कर रहे हैं कि तुम मेरे लिए पैसा लगाओ और वो डाइवर्सिफाई होगा। या एनपीएस भी एक तरह से एक इनडायरेक्ट तरीका है उस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को खरीदने का। ये एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है कि इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट। तो लेजिटिमेसी में आपको देखना चाहिए कि ये कौन रेगुलेट करता है। अगर कोई रेगुलेट नहीं करता है, या सेबी या आरबीआई जी, या भारत सरकार का इशू किया हुआ अगर वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वो आपको छूना भी नहीं चाहिए। ये आप केवल आप भरोसे पे कर रहे हैं और वो अपने आप में एक सबसे पहला खतरनाक स्टेप है।
ये अपने किसी रिश्तेदार को पैसा देने जैसा है कि आप दे रहे हैं इस भरोसे पे कि वो आपको दे देगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल उसकी इच्छा है, उसका जेनरॉसिटी है कि वो आपको पैसा वापस दे देगा, रेगुलेटेड नहीं है। तीसरा चीज़ जो देखना चाहिए कि अप्रोप्रिएट क्या है और इनअप्रोप्रिएट क्या है आपके लिए। एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन अगर वो आप 6 महीने के लिए पैसा लगा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक इन्वेस्टमेंट होगा। एक बहुत सेफ इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको 20 साल के लिए लगा रहे हैं जिसमें आपको बहुत कम रिटर्न मिलेगा तो वो आपके लिए इनअप्रोप्रिएट हो सकता है। तो लंबे समय का पैसा इक्विटी में लगाना ये एक अप्रोप्रिएट है, लेकिन अगर आप 8 महीने के लिए अगर अपना इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, उधार लेके पैसा अगर आप शेयर्स में लगा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा खतरनाक है। तो इस 3 नज़रिए से इसको देखना चाहिए। कोहली साहब, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंडिया बन रहा है, इसमें यूथ जो हैं वो ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें खतरे भी हैं, डिजिटल फ्रॉड्स भी होते हैं, तो उस बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ज़रा बताएं। देखिए 65% आबादी इस समय देश की 35 साल से कम की है। वी आर अ यंग नेशन, हम एक बहुत जवान मुल्क हैं। तो उसको देखते हुए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मोबाइल के आने से, खासकर जब सारी टेक्नोलॉजी आपकी जेब में आ गई है, कंप्यूटर से भी पहले कंप्यूटर पे आई, कंप्यूटर से उठ के जेब में आ गई, तो जेब में आने के बाद आपने बिल्कुल ठीक कहा डिजिटल। और आज अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जी की जो बात को लेके उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 80 नॉचेस के करीब ऊपर जंप कराए, उसमें बहुत बड़ा योगदान टेक्नोलॉजी का रहा है। क्योंकि आज अगर डिजिटल, अभी जैसे मनोज जी ने बताया, हम इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी की बात करें, आज मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में IEPFA और ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचा पाएगा। उसमें टेक्नोलॉजी का योगदान बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन होता जा रहा है। यही आपको अगर फिजिकली एक कागज़ इकट्ठे करने पड़े तो शायद फाइलों के ढेर लग जाते हैं ऑफिस में, तो उसमें आपको ध्यान भी बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि जहां आप डिजिटल इस्तेमाल करते हैं वहां पर आपको हैकिंग का डर रहता है, वहां पर आपको स्नूपिंग का डर रहता है। अभी हम व्हाट्सएप के बारे में सुनते हैं कि व्हाट्सएप में कुछ डेटा चोरी हो गया, कभी हम फेसबुक के बारे में सुनते हैं वहां पर कोई डेटा चोरी हो गया। तो जो भी आप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं वहां पर ये रिस्क बना रहता है। तो उसमें निवेशकों को, हमारे सारे दर्शक हैं, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने पासवर्ड संभाल के रखें, पासवर्ड बहुत आसान ना रखें, अपने पासवर्ड, अपना जो डेटा है वो किसी के साथ शेयर ना करें। आमतौर पे देखा जाता है आपको फ़ोन कॉल आती है कि साहब आप अपना ये पिन नंबर बताइए, आपके लिए कोई नई स्कीम आई है, और हम बहुत जल्दी, वो आपके लिए ये इनाम निकला है, तो एकदम से एक लुभावनी फ़ोन कॉल सुनकर आम दर्शक जो बहक जाता है, और बहक के वो उस बहकावे में आके वो नंबर दे देता है, और कुछ ही दिन में उसको पता लगता है कि मेरे बैंक से पैसे निकल गए और मैं तो उनके, और फिर उसके बाद वो फ़ोन मिलाता रहता है उस नंबर पे, कोई फ़ोन नहीं उठाता है। तो ये एक आम देखा जा रहा है। और जब तक इस चीज़ का पता लगता है, देखिए टेक्नोलॉजी में एक ये फ़ायदा और है कि अगर आपको उसका नुकसान हो रहा है तो उसकी काट भी बहुत जल्दी ढूंढ ली जाती है, ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। पर जब तक काट ढूंढी जाती है तब तक कुछ लोग उसके शिकार बन चुके होते हैं। तो इसलिए हमारे सारे दर्शकों को, निवेशकों को ये हम सावधान करते हैं इस मंच के माध्यम से कि आप कभी भी डिजिटल जब भी इस्तेमाल करें उसमें अपना पूरा ध्यान रखें, किसी के साथ आप शेयर ना करें, और अपने डेटा को अपने तक ही रखें, पासवर्ड्स अच्छे बनाएं जो आसानी से हैक ना किया जा सके। अब मैं एक और सावधानी मैं देना चाहूँगा सूरज जी, वो ये है कि पॉन्जी स्कीम्स जो चलती हैं, और अभी जिनकी हम थोड़ी देर पहले जिक्र भी हो रहा था हल्का सा, कि उसमें बहुत सारे निवेशक उसमें आ जाते हैं, और पॉन्जी स्कीम की हम पहचान ज़रूर हमारे दर्शकों को पता होनी चाहिए कि क्या पहचान है। सबसे पहली पहचान है कि आपको एक ऐसा रिटर्न दिया जाएगा जो कि कोई भी लेजिटिमेट, अभी बात हो रही थी लेजिटिमेट निवेश करने की, वो लेजिटिमेट निवेश आपको वो रिटर्न नहीं देगा। मान लीजिए आम रिटर्न हमें 10-12%, 15%, या किसी अच्छे इक्विटी फंड में हमें 18-20% तक रिटर्न मिल रहा है, वो आपको रिटर्न देगा कि मैं आपको 3% प्रति माह दूंगा, 3.5% प्रति माह दूंगा, 2.5% प्रति माह दूंगा। इस तरीके के जब आपको रिटर्न सुनने को मिले तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यहां कुछ दाल में काला है। तो आप सब लोग यहाँ आए, पांडे साहब तहे दिल से शुक्रिया, धीरेन्द्र साहब आपका भी, और डॉक्टर शरद कोहली भी। तो नाजरीन, आपने देखा कि पैसे को सहेजना, संभालना बेहद ज़रूरी है, और आप अपने पैसे को संभालिए, खुश रहिए, शादाब रहिए, और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त।